जलेबी जी कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए हैं, उनको हमने समय 12 बजे का ही दे दिया। मैंने कहा जी पर हमें तो 3 बजे का समय बताया गया था, तो समय से पहले पहुंचे। बोले जी जैसे जैसे बताएगा समय 1 घंटा कम करके आगे बता दो। और असली गाज दी तो आप लोगों को। तो मैंने कहा क्या व्यवस्था? बोले ना ना ठीक है, वैसे चाय की नाश्ते की और रुपये की व्यवस्था कर रखी है। मैंने कहा फिर तो हटाई करने का मौका मिला, लेकिन आप बधाई के पात्र हैं और हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोगों के बीच में लेट आए। साथ ही सुबह से हमारे साथ ही है कार्यक्रमों में आदरणीय राकेश शर्मा जी भी और बालोटिया जी, अजय जी नगर पार्षद साहब और हाँ शेर सिंह जी, जो उन्होंने हमें बस सीमा पे आकर के हमारा क्या कहते हैं सम्मान करा। और ये मुझे आप समझ में आइए कि बीजेपी में आने का कारण ये था कि जब आप सोच रहे थे तो सरस्वती आपकी जबान पर विराजमान कि ये बीजेपी में आ जानी चाहिए। तो देखिए अब मैं बीजेपी में और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पार्टी में बहुत कम समय में आने के बाद भी पार्टी का पूरा मान सम्मान दिया और अच्छा लगता है राष्ट्रवादी पार्टी में आकर के जहाँ भारत माता की जय दिल खोल करके और लगा सकते हो। ये साथ में ये हमारी दोनों मूर्तियाँ आज में थी। उस दिन हमने जब सोचा था कि जिस दिन बीजेपी में आए हमने कहा बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। मजबूत कैसे होगी कि जो ढंग के लोग हैं, जैसे आप कभी सोचते थे कि हम कांग्रेस में और इनको बीजेपी में ले आए, हम सोचते थे यार ये काम के आदमी आरएलपी में बैठे नहीं इसको बीजेपी में। आज के बाद पहला दिन अपनी एक पहचान बना रखी है, प्रवक्ता बने हुए हैं और जहाँ कहीं जाता है उसको जाकर के टीवी पे फुटबॉल खेलते हैं। जहाँ पे बीजेपी को डिफेंड करने की बारी आती है सामने बिल्कुल जिसको कहते हैं दुश्मन को बेस्ता नाबूद कर देते हैं। वैसे बढ़िया आप बहस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी तो तारीफ जो है कम करी जाए। इनका तो अभी खिलसर में जैसे दिनों में आप जो चुनाव था, खिलसर में उपचुनाव था तो हमारे जल्दी से बिलिया सर का नाम पड़ गया था, बिल्डर फाड़ता था। इनके जो कर्णधार भाषण थे उनकी बहुत अहम भूमिका थी क्योंकि ये अपने मन की पीड़ा बताया करते थे कि जब मैं आरएलपी में था मेरे साथ क्या होता था और अब मैं बीजेपी में आया हूँ, भाई चुपचाप आ जाओ, वोट दे दो, सही पार्टी है, सही जगह है। साथ ही उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष पांचों यहाँ के मातृशक्ति हमारे बीच में है, बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरे साथ में आए हुए कई नेता हैं हमारे दयाल जी और मुखराज जी, काला जी और साथ में वीर जी हैं, पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं। मैं आपको सिर्फ देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई थी कि कभी भी कोई बड़ा कदम उठाया जाता है और कानून तो पास हो गया पार्लियामेंट में, सबको मालूम विभक्त सुधार कानून 2025 में पास होना था, वो अच्छी मेजॉरिटी के साथ में पास हो गया। ये भी सबको पता है कि वो कोई एक तरफा बुलडोजर करके फेर के बनाया हुआ कानून नहीं है। जब उसको लेकर आए एक जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी हमेशा जेपीसी बनती है तो ऐसे मुद्दों पर बनती है जॉइंट पार्लियामेंट, जिसमें सारी पार्टियों के प्रतिनिधि आते हैं और उनकी बात का निचोड़ निकाला जाता है। और जैसे मंच पे खड़े होकर के मीडिया के सामने तो हमें अपनी पार्टी की लाइन की बात करनी पड़ती है, लेकिन कमेटियों की एक खूबसूरती होती है कि उसमें आदमी को इंडिपेंडेंट होकर बात करनी पड़ती है। उसमें कई लोग आते हैं अपना वहाँ पे बयान देते हैं, कई वकील आए होंगे, कई मौलाना आए होंगे, कई बड़े धर्मगुरु आए होंगे, नेता आए थे, सबने आकर के अपना अपना ऐसा विटनेस वहाँ पर अपना बयान दिया। उनसे पूछताछ करी जाती है, एक दूसरे के वाद विवाद होते हैं, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी हैं आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल, वो उस जेपीसी के एक सदस्य थे और जितनी बातें हमने सुनी है तो राधा मोहन दास जी जब वहाँ पे तर्क देते हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, पीडियाट्रिशियन है, तो जिसका इलाज करते हैं पूरा ही करते हैं। तो उन्होंने जहाँ कहीं बात करते थे तो पूरी बात अपनी पढ़ाई लिखाई करके और जोर से अपना मुद्दा वहाँ पे अपना पक्ष रखा था। अब अगलों के सामने सबके समस्या ये हो गई कि जब वो कहते थे कि कुरान में ऐसा लिखा है, नहीं कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, वो कहते थे भाई तुमने पढ़ी है। और राधा मोहन जी की बात से सबको अचरज होता था, जो राधा मोहन दास जी कहते थे कि भाई कुरान मैंने पढ़ी है, तो सब बड़ा अचरज करते थे और वो कुरान में से जो आयत थी और जो कुछ बातें थी वो बोल दिया करते थे। तो सब लोगों का आखिर जाते जाते ये हाल हुआ कि राधा मोहन दास जी का कमेटी में नाम पड़ गया था मौलाना राधा मोहन दास।
तो उन्होंने अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा था, और जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो इस बिल के अंदर, इस बिल के पक्ष में वही उन्होंने पार्टी की तरफ से बात रखी। और जो उन्होंने तर्क दिए थे, आप यकीन माने कि कांग्रेस के या सऊदीन ओवैसी की पार्टी के या दूसरी समाजवादी पार्टियों के, जो सो कॉल्ड ऐसी पार्टियां जो अपने आप को मुसलमानों का हिमायती बताती है, उन पार्टियों के पास में जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा था। इस तरीके के तर्क सामने रखते थे। तो अभी आपने बताया कि मल्लिकार्जुन जी खड़गे जवाब देने को नहीं मिला, जब उन्होंने सामने तथ्य रख दिए कि वक्त की 31,000 एकड़ भूमि के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राष्ट्र नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका अधिकार है। इस बात का जवाब देने को नहीं मिला, और उन्होंने लिस्टें निकाल करके रख दी, उन नेताओं के नाम रख दिए कि जिसके पास में वक्त की जमीन को कब्जे कर। अब मुद्दा आता है कि वक्त क्या चीज है। हम भी सोचते थे वक्त शायद धर्म से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमने भी बचपन से सिर्फ बोर्ड देखे थे, ये वक्त की संपत्ति है, वक्त की संपत्ति है, वक्त की संपत्ति। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया क्या होता है सब मुसलमानों की जमीन, इतना सवाल। मेरे खुद के गांव में मुद्दा चला कुचेरा, वहाँ पे भी क्या हुआ, कब्जा करने के बाद मैंने पहले शुरुआत करी कि भाई आखिर ये वक्त होता क्या है और आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से। तो इसका पहला जो हमारे को प्रमाण मिलता है, पहला जिसको वक्त किया गया वो मोहम्मद साहब ने एक रुमा का कुआं था मदीना में, जो शायद उनका खुद की संपत्ति, उसको उन्होंने सार्वजनिक इस्तेमाल के दे दिया कि भाई इस कुएं के पानी सब पी सकते। ये पहला उदाहरण हिस्ट्री में दिखाया जाता है जहाँ पे वक्त बताया गया है कि ये वक्त क्या है। उसके बाद मुद्दा आया कि जब खैबर की जमीन आई तो खलीफा उमर ने जाकर के मोहम्मद से पूछा कि भाई ये ज़मीन तो बहुत सारी आ गई और वो बहुत फर्टाइल लैंड थी, तो जब कब्जा हो गया तो बोले इस ज़मीन का क्या करें। तो उन्होंने उनसे राय मशवरा करा, तो मोहम्मद ने बोला पैगम्बर करे कि इसको वक्फ कर दिया जाए। और वक्फ कर दिया जाए का उनका मतलब था कि ना तो ये विरासत में दी जा सकती है, ना आप इसको वापस ले सकते हो, और इसके सिर्फ जो इसको काम में लेकर के या इसकी जो पैदावार है, क्योंकि वो बहुत उपजाऊ जमीन थी, तो उन्होंने कहा जो इसकी पैदावार है उसका उपयोग आपसे जो गरीब गुजरे हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आप उनके लिए उस जमीन के जो पैदावार है सिर्फ उसको काम में ले। तो आप समझो कि वक्त के पीछे जो भावना थी वो एक बहुत अच्छी भावना कि भाई आपने कोई चीज़ दान करी, उससे जो कमाई आई या पैदावार हुई, उसको आपने जो समाज, जो वहाँ पे एक ही समाज था, यहूदी वहाँ से हटा दिए गए थे, वो छोड़ करके चले गए थे, और तभी खैबर मुसलमान संप्रदाय के लोगों को था। तो उन्होंने कहा कि इसको परोपकारी काम में, ठीक है साहब, सब चीज़ होती थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वक्त की बात आगे आती रही, किसी ने कोई ज़मीन दान करी, किसी ने कुछ ज़मीन दान करी, कभी फजीलत बनी, दरगाहें बनी, होते 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 भारत में इसकी बात आई। तो भारत में जब गौरियस गजनी ने जब तुर्की आए, तब उन्होंने उत्तरी भारत में जो ज़मीनें थी उनको कहीं ना कहीं जिसके कब्जे आई, उन्होंने उसको दान किया और उसको वक्त किया। और आगे बढ़िए, दिल्ली की सल्तनत आ गई, सब कुछ हो गया, और वक्त को बड़ा रूप देती, और उन्होंने उस टाइम पर जो काजी थे उनको उसका जिम्मेदार बना दिया कि भाई आप इस ज़मीन के कस्टोडियन हो, आप इसकी देखरेख करोगे और इसकी जो पैदावार होगी वो कहाँ इस्तेमाल होगी, इसकी जिम्मेदार आप हो। एक अच्छी व्यवस्था थी, एक परोपकारी काम, लेकिन इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। जो समझने की चीज़ है वो ये है कि इसका मामला धर्म से नहीं, इसका मामला रेवेन्यू, किस चीज़ से, ये रेवेन्यू का मैटर। और जो ऑपोजिशन इसके बारे में जिस तरीके का प्रचार कर रही है, वो इसको बताना चाह रही है कि भाई मोदी जी जो है वो मुसलमान विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, जो काम करेंगे वो, बीजेपी जो काम करेगी वो मुसलमानों के खिलाफ होगा। इस तरीके की धारणा बना रखी है, तो उन्होंने एक प्रचार भी करना शुरू कर दिया कि नया वक्फ कानून आएगा। ये हमारे नागौर में भी हुई है कि जो नया कानून आएगा उसमें आपके कब्रिस्तान जो है उन पर कब्जा कर दिया जाएगा, आपकी मस्जिदें तोड़ दी जाएगी। तो लोग जाहिर सी बात है कि घबराते हैं कि भाई क्या पता ऐसा कानून लेकर के आए। तब मोदी जी ने जब सांसदों की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोला, देखो भाई, मैं एक बात तुम्हारे को बिल्कुल खरी खरी कह दूँगा, मेरा एक सपना है
कि देश 2047 में विकसित देश। हमें नहीं पता मोदी जी 2047 में कहाँ होंगे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए इस देश को किस रूप में आगे देखते हैं, ये मोदी जी का सपना है। और उनका ये कहना है कि अगर 20% पॉपुलेशन पीछे रह जाती है तो क्या हम ऐसा सपना अचीव कर सकते हैं? आज अपने परिवार में अपन देखते हैं कि 20% लोग कमजोर रह जाए तो क्या वो परिवार उभर सकता है? नहीं उभर सकता। तो उनकी सोच बहुत बड़ी है। और जिस किसी ने कभी उन पर यह आक्षेप लगाया कि भाई ये मुसलमान विरोधी हैं या इस्लाम विरोधी हैं, तो उसके लिए हमारे पास में साक्ष्य पड़े कि जो कल्याणकारी योजनाएं आई थी, अगर 20% मुसलमानों की पॉपुलेशन है, और अगर आप पूरा डेटा उठा करके देखते हैं, वो डेटा है मेरे पास कि उज्ज्वला योजना में 20% पॉपुलेशन होते हुए भी कितने परसेंट महिलाओं को सिलेंडर मिले और कितने घरों को मुसलमानों को सिलेंडर मिले। वो बोला भी होगा, देखने लायक चीज़ है, मैं उसको फोन करना चाहूँगा। तो ये अपने आप में बताता है कि जब सरकार कोई योजना बनाती है तो उसका फायदा हमें कितने लोगों को मिल सकता है। इसमें ये था कि 20% पॉपुलेशन को पीएम आवास योजना अगर है तो उसका 31% जो लाभार्थी है वो अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय से आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना के 37% लाभार्थी माइनॉरिटी से उनको बेनिफिट मिला हुआ है। अगर मुद्रा योजना को देखें तो 36%, अगर आप जनधन योजना को देखें तो 42%, अगर आप स्किल ट्रेनिंग को देखें तो 22%, अगर आप किसान सम्मान निधि जैसे अगर योजना को देखें तो उसमें भी 35% जो लाभार्थी हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही होती है तो उसका फायदा सबको मिलता है, चाहे वो किसी भी समाज से आए। तो मोदी जी का भी यह सपना है कि भाई 36 कौम साथ में चले, देश को आगे बढ़ाने का काम। अब बात आई कि वक्त को 2 शब्द इसमें लगाए गए, वक्त सुधार जन जागरण अभियान। भाई ऐसा क्या बिगड़ा हुआ था जिसको सुधारने की जरूरत? मैंने क्या जाकर के दूसरों को समझाना है तो पहले तो खुद समझना पड़ेगा। तो बिगड़ा हुआ क्या था?